अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ताबीर हयात जहान आरवेश किस्त नंबर 10। मुबारक हो मिस्टर उस्मान, आपकी बेल हो गई है। आप अभी कानून की नज़र में मासूम है जब तक आप पर अभी ये साबित नहीं हो जाता। नईम जो इसका वकील था चौड़े सीने के साथ इसको कह रहा था। इसकी भी धमकियों से जान छूट गई थी जो हारने पर इसको मिल रही थी। उस्मान के चेहरे का रंग वापस आ गया था जो कि पहले की तरह अभी फ्रेश नज़र आ रहे थे। वो अभी अदालत के सामने अपनी गाड़ी के साथ गार्ड्स के दरमियान में खड़ा था। इनका बेटा नुमान इनके पास आ रहा था। अदालत के एक पेशी ने मीडिया पर आग लगा दी थी। जो लोग उसके खिलाफ हो गए थे इनका तो अभी खैर नहीं थी, लेकिन फिर भी महंगे कपड़ों और गाड़ियों में खुदगर्ज और इस जैसे शैतान इसको मुबारकबाद देने के लिए आने शुरू हो गए थे। लफ्ज़ों में शहद और दिलों में जहर भर भर के लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। शायद यही सियासत का असूल था। हमारे अभी बस अदालत से निकली थी। इसके साथ बैरिस्टर सज्जाद आ रहा था। सज्जाद के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इनके हाथ में वही स्याह फाइल थी। वो इस पेशे में नाकाम हो चुकी थी, मगर इसके चेहरे पर कोई गम, अफसोस या डर नहीं था। एक स्याह WM कार आकर इसके सामने से गुजरने लगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया, मगर इसमें बैठे हुए शख्स ने इसको गहरी नजरों से देख लिया था। गाड़ी सीधा जाकर उस्मान की गाड़ी के सामने रुक गई थी। गाड़ी से आर्यान बाहर निकला था अपने मखसूस स्टाइल में। वो अपने ब्लैक ग्लासेस को निकाल रहा था। थोड़े फासले पर वो उस्मान को देखकर खड़ा हो गया। उस्मान के साथ जब लोगों का मिलना कम हो गया वो इसके पास चला गया। उस्मान साहब आज हैरान थे कि उसके आने पर। क्या बात है नुमान, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा अड़ी और बेटा मेरी जीत पर मेरे सामने खड़ा है। वो देख इसको रहा था, मगर बात नुमान से कर रहा था। नुमान भी मुस्कुरा रहा था। आप क्या याद करेंगे दादाजान, चले हम भी आपके साथ खुश होते हैं। वैसे आपस की बात है। वो इसके कान के करीब हो गया। आप इतने भी मासूम नहीं है जितना अदालत ने करवा लिया। सच कहते हैं अदालत अंधा होता है। कुछ देर उस्मान की आंखों में ऐसे ही देख रहा था, फिर ज़बरदस्त कहका लगाया। इसके साथ आर्यान भी हंस रहा था, मगर इतना नहीं जितना वो दोनों खुश हो रहे थे। उस्मान की नज़र हमाल पर पड़ी जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। देखा तो इसको आर्यान ने भी था यहाँ पर सबसे पहले, मगर वो इग्नोर कर रहा था उसे। कहाँ जा रही हो एडवोकेट? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मुबारकबाद दोगी। उस्मान इसको आवाज़ देते हुए मगरूराना अंदाज से कहने लगे। वो जो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी उसकी आवाज़ पर रुक गई। उसने एक नज़र सज्जाद को देखा जो उसको कार में बैठे जाने रहने का कह रहे थे, मगर उसने उसको कहाँ छोड़ना था। अब जवाब तो देना बनता था। जो गलत होकर भी तंज कर रहा था तो वो सही हो के तंज तीर क्यों ना चलाए। उसने अपने हाथ में पकड़े फाइल को सीट पर रखा और उसकी तरफ चेहरा मोड़कर कुछ देर के लिए देखती रही, फिर इनके पास चली गई। उसको तो अपनी तरफ आता देखकर उस्मान अपने दांतों की नुमाइश करने लगा। वो हमेशा की तरह इस ब्लैक 3 पीस सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे इसके सामने खड़ी होगी। क्या कह रहे थे मिस्टर उस्मान अरसलान? आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। वो थोड़ा सा सर को नीचे करने लगी। क्या है ना, मैंने पहले सही से सुना नहीं। वो मुस्कुराते हुए मासूमियत से कहने लगी जैसे उसने कुछ सच में कुछ नहीं सुना था। आर्यान को इसकी एक्टिंग पर झटके लग रहे थे, लेकिन वो हद से ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिशों में थी। मैंने कहा था ना एडवोकेट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख लो, फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर लिया। अब क्या करें, हम आप जैसे फारग लोग तो हैं नहीं। हम अपना वक्त ज़ाया करने के बाद कुछ हासिल कर लेते, मगर फिर भी मुतमईन रहते। आप बताएं, आप कितने पुरसकून हैं? उस्मान आज भी इस लड़की की आंखों में वो एतमाद देख रहा था। सकून का क्या है, फेवर हो तो सकून आ ही जाता है। वो अच्छा, जैसे आप 2 दिन पहले सकून से जेल में हुकूमती चाय खाने पर गए थे। वैसे कैसे लगा था टूर? नाना जान, शायद जिंदगी में पहली बार था ना, है ना? वो आंखों की टिमटिमा रही थी। आर्यान इसके जवाब पर अपना कहकहा रोक गया। उस्मान के तासुरात में रोशनी की रफ्तार से तब्दीली आई थी। हमारे ने एक नज़र तीनों को देखा। आप दोनों ने कुछ नहीं कहना क्या? वो नुमान और आर्यान से पूछने लगी। नहीं, हमें अभी सिर्फ आप दोनों को सुनना है, आर्यान ने इसको जवाब दिया था। मिस्टर आर्यान, पर आपके दादाजान तो खामोश हो गए। मुझे ऐसे ही बुला लिया। तुम बहुत हवाओं में उड़ रही हो लड़की। अगर ज़मीन पर गिरी तो बहुत दर्द होगा तुम्हें। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो लड़की मत करें। अभी तो मैं आपकी एक पोती निकली हूँ, खुशकिस्मती से जिससे किसी की लॉटरी निकलती है। वो हंसने लगी अपनी बात पर। मगर खैर, आप इस पोजीशन में नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आपका भी वही हाल है जैसे कोई दूसरों के पैसों से खरीद ले किसी लॉटरी को। निकले इसका पसंदीदा चीज़, मगर होता इसका नहीं है। वो मुंह पर गमगीन साविया बनाने लगी। वैसे अंकल, आप समझाते नहीं हैं। तुम पछताओ। अरे पहले भी मैंने कहा था ना, तुम नहीं हो। आप हो अनजान लोगों के लिए। इसका लहजा एकदम से संजीदा हो गया था। इसकी बात पूरा होने से पहले वो बोल पड़ी थी। अब तो उस्मान को भुगतना था। किसने कहा था इस पर तंज करने को? इसके इस बदलते अंदाज ने उसको खामोश करा दिया।
वो मज़ीद इससे बहस नहीं करना चाहती थी। वैसे भी सही जवाब दे चुकी थी। वेल, अभी के लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं मज़ीद आपकी जीत को ख़राब नहीं करना चाहती। मगर जाने से पहले आपकी पहली बार एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। वो थोड़ा इसके करीब हो गई। उसके चेहरे को अगर कोई देखता तो वो इस पर रकम तहरीर को ज़रूर पढ़ लेता। आर्यन ने इसके करीब होने पर अपने आईब्रो को उचका लिया। उस्मान स्टिल हमायल को देख रहा था। कभी भी एक कदम पीछे या हटने या आगे आने को जीत या हार नहीं समझते। बाकी काम आपका है। वैसे भी आपने तो मुझे अपनी पोती होने की खुशी में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने आपको इसकी खुशी में दे दिया। ये जी डियर नाना जान। वो मुस्कुराने लगी और बगैर एक नज़र भी पीछे देखे वापस अपनी गार्ड की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही आर्यन ने अपने फैसे कहकहों का बंद तोड़ दिया। उस्मान को इसके गुस्से से घूरने लगा। आर्यन को देखकर नुमान भी नीचे देखते हुए मुस्कुराने लगा। अदालत के दरो दीवार गूंज रहे थे। फैसले की सदा गुजर चुकी थी। किसी ने मातम किया, किसी ने जश्न मनाया, मगर वो खामोश खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ये बस एक बाब था कहानी का। जो सर झुकने के लिए लड़े, वो सर बुलंद कैसे होते। दुश्मन ने फतेह के नशे में उसकी आंखों में झांकने की गलती की। वो जो हार के भी बेखौफ थी, वो जो आज भी पुरअज़्म थी। उसके कदम पीछे नहीं हटे। वो किसी नई राह की तलाश में थी। कलम को तेज़ किया, सोच को बुलंद किया, हार को जीत की राह पर मोड़ने के लिए। ये हार नहीं, ये बस एक मोड़ था सफ़र का। वो जो ज़मीन पर गिर के भी उठने का हुनर रखती हो, उसे शिकस्त देना आसान नहीं होता। अवैस कहाँ है? जमशेद अभी उसके ऑफिस आया था। उसको पता चल गया था कि उस्मान के जन्नत के टिकट कट हो गए हैं। सर, अभी वो मीटिंग के लिए गए हैं। आप बैठे, इनको फ्री होने में वक्त लगेगा। भाड़ में जाए मीटिंग, वो फूले हुए सांस के साथ कहने लगा। जाओ और जाकर बुला कर लाओ, कहो कि मैं आया हूँ। इसके दाढ़ में सामने अवैस का मैनेजर बिदक गया। बगैर एक भी बात किए वो अवैस के पीछे मीटिंग रूम में चला गया। आज इसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग हो रही थी और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने से पहले कुछ ना कुछ मसला इनके सामने पेश आ जाता था। आज भी वो इस मसले को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि जितना वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में देर करेंगे, इनकी मार्केट नीचे गिरती चली जाएगी। मीटिंग रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। ग्लास डोर से अवैस ने देखा इसका मैनेजर आने के लिए खड़ा था। उसने आवाज़ देकर बुलाया इसे। मैनेजर अंदर आकर इसके पास खड़ा हो गया। आई एम सॉरी सर, आपने मना किया था आने पर सर जमशेद आए हैं। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कह रहे हैं कि आपसे कहूँ कि मैं आया हूँ। वो इनके कान के करीब झुककर उसे कह रहा था। अवैस ने टेबल के गिर्द गिर्द बैठे लोगों को एक नज़र देखा। आप जाए, मैं बस आ रहा हूँ। मैनेजर सर हिला के वापस वहाँ से चला गया। गाइस, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। वह अपने ब्लू कोट को दोनों तरफ से खींचते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। मीटिंग रूम में अब इसके बगैर इसका स्टाफ डिस्कशन कर रहा था। ऑफिस में जमशेद एक इस तरह भी हालत में कभी इस तरह बैठता तो कभी घूमने लग जाता था। परेशानी से वो एक हाथ की मुट्ठी बनाए दूसरे हाथ पर मार रहा था। इसके दिमाग में सोचों का एक तूफान जन्म ले रहा था और दूसरा ख़त्म हो रहा था। ऑफिस का दरवाज़ा खुलने लगा था। अवैस अंदर आ गया था। दरवाजे के खुलने पर जमशेद ने उसको देखा। वो तेज़ी से इसके करीब आने लगा। अवैस, हमने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया है। उस्मान पर किसी ने भी फायरिंग नहीं की और हमने जो आदमी भेजे थे वो भी नहीं मिल रहे। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो कितने शौक में है। ये कैसे हो सकता है अंकल? हमारे आदमी नहीं मिल रहे। अगर किसी ने मारा भी तो हो, लाश तो मिलनी चाहिए थी। वो मर नहीं सकते अवैस। वो कोई आम आदमी नहीं थे, इंसानों के रूप में जानवर थे। मसला ये नहीं है। मसला ये इन सबको हमारे बारे में मालूम है। अगर हमारा कहीं से भी कोई भी बाहर निकल आया तो उस्मान से तो वैसे भी खैर नहीं है। इलेक्शन से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। वो एक हाथ मुंह पर रख के वहाँ एक चेयर पर बैठ गया था। अवैस के भी चेहरे पर शिकने बन गई। इस सब का तो सिर्फ हम दोनों को पता था, फिर कैसे हो सकता है? मुझे इसी बात की समझ नहीं आ रही। ज़िंदगी में पहली बार मेरा ये हाल हो रहा है अवैस। कुछ करो, कुछ ऐसा कि हम इस मसले से निकल जाएं। इन सब का तो एक ही मतलब निकलता है, या तो किसी ने हमारे आदमियों में से इनको मुखबरी दी है या फिर किसी ने हमारी बातों को सुना है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जमशेद इसको सोचते हुए देखने लगा। असल तो बात की जड़ यही थी। मुझे नहीं लगता किसी ने मुखबरी करी हो। वो अपने राय से अवैस को आगाह करने लगा। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। रेस्टोरेंट में किसी ने उस रोज़ हमारे प्लानिंग के बारे में सुन लिया तो इस रोज़ वहाँ पर अच्छा खासा रश भी था, लेकिन हम पूरी तरह श्योर नहीं हैं कि किसी ने भी सुना। वो बोलते बोलते रुक गया था। यादों की ट्रेन में चलकर वो रेस्टोरेंट के इस टेबल के पास चला गया। उसे याद आया कि एक आदमी ब्लैक और वाइट शर्ट पहने हाथ में कैप लिए वहाँ से उठने लगा था। वो जहाँ पर बैठा था इसके साथ वाले टेबल पर जमशेद और अवैस भी बैठ गए थे।
क्या हुआ अंकल, आप रुक क्यों गए? तुमने देखा था हमारे पीछे वाले टेबल पर एक आदमी बैठा था, स्याह कपड़ों में। मेरा इस वक्त इतना ध्यान नहीं था, मगर वो जाने वाला था इतना याद है मुझे। अगर वो शख्स गया नहीं था तो मुझे यकीन है उसने हमारी बातें सुनी होंगी। एग्जैक्टली अंकल, मैं भी यही सोच रहा था। हमें बस अभी मालूम करना होगा कि वो शख्स कौन था। बाकी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। पर हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा। अंकल, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ज़रूर कैमरे लगे होंगे। सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमें पता चल जाएगा। जमशेद ने इसकी बात पर सर हिलाया तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। मैंने कहा था ना, बेल करना इसके लिए चुटकियों का काम है। कोई बात नहीं सर, हम अभी हारे तो नहीं हैं। वैसे भी हमें मालूम होना चाहिए था कि वो किस हद तक जा सकते हैं, ताकि इसके सामने खड़े होने के लिए हम भी तैयार रहें। और इसका हमें इस सेशन के हारने में ही हुआ है। हमारे बेटा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये केस, ये सेशंस अदालत, ये सियासतदानों के लिए आम बात है। असल मसला ये है, वो फिर से खुल गया है। अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। बैरिस्टर शब्बीर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था। वो काफ़ी रिकवर भी कर चुका था। हमारे आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने लगी थी। बैरिस्टर शब्बीर ने इसको कॉल करके बुलाया था। आप टेंस मत हो सर, मुझे पूरा यकीन है वो भी कुछ नहीं करेगा। वो अपनी जीत की खुशी में मस्त है। अगले सेशन तक अगर इसको कुछ करना होगा तो अगले समात के बाद करेगा, और वो भी तब अगर हालात इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गए तो। शायद आप ठीक कह रही हैं, मगर जो भी करो एहतियात से करो। वैसे मुझे नहीं लगता वो कोई सबूत छोड़ गया होगा। सर, जो मर्डर केस मैंने स्टडी किया, इसके मुताबिक वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अगर हमें उसके माँ बाप के बारे में कोई सुराग मिल जाए तो मुझे यकीन है कि हमारे लिए इसको वापस कस्टडी में करना आसान हो जाएगा। आपको लगता है कि उस लड़की के मरने के बाद उसके माँ बाप आम लोगों की तरह वहाँ रहे होंगे? मुझे तो डर है उस्मान ने इस घर का तो नामो निशान भी मिटा दिया होगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ सिरा मिल जाएगा। मेरा इस प्रोफेशन में जितना एक्सपीरियंस हुआ है, इसमें मैंने हर मुजरिम का कोई ना कोई निशानी छोड़ा हुआ देखा है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पीछे रह गया होगा। मैंने उस्मान का अंडरग्राउंड बायोडाटा निकलवाया है। एक सर्वर ने ब्लू कलर की फाइल लाकर शबीर के साथ टेबल पर रख दी। मुझे उम्मीद है ये आपके कुछ काम आएगी। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं तो इस शख्स को मैं भी जानने लगी हूँ। हमारे टेबल से वो फाइल उठाने लगी। शबीर ने उसे देखा था। हमारे, क्या ये सच है जो मैं जान गया हूँ? उसने कल शाम नगमा अरसलान के नाम को उस्मान अरसलान के बच्चों की लिस्ट में देखा था, जब वो इनका बायोडाटा निकलवा रहा था। तो कब शुरू कर रही हो अपनी खोज को? मुझे बताओ सब कुछ। तुम्हारे टेबल पर पड़ा होगा, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। वो बात को बदलने लगा था। यस, यस सर, यू कैन, बट मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। मैं अपनी टीम से मिल लूँगी। अगर फिर भी मुझसे नहीं हुआ तो हम ज़रूर आपको याद करेंगे। इतनी खूबसूरती से वो इनकार कर गई थी कि सामने वाले शख्स के चेहरे पर आफर देने वाली मुस्कुराहट कायम थी। इनकार करने के बाद भी, तुम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल बनोगी, ये मेरा दिल कह रहा है। इसकी बात पर वो हंसने लगी। सर, इस केस को सॉल्व करके चैंपियन बन जाऊं वही काफ़ी है। मजाक करने में कितनी शफाफ और संजीदा लग रही थी। अगर कोई आज शबीर से पूछ लेता तो अपने 45 साल की उम्र में अब तक हिम्मत, हौसला और ईमानदारी जैसे अलकाब को इस लड़की के नाम कर देता जो अभी इसके सामने बैठी थी। वह अपने लेफ्ट हैंड में पहने सिल्वर कलर की वॉच में टाइम देखने लगी। शाम के 6 बजने वाले थे। मुझे अभी चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। मामा भी नाराज़ होती हैं। अब अपना ख्याल रखें। हमायूं, बैरिस्टर शबीर ने उसको पुकारा। मैं इसको देखने लगी। इसकी आवाज़ देने पर वो रुक गई थी। बेटा, आसमान के ग्रैंडसन आर्यन अरसलान, कोशिश करो कि इससे दूर रहो। ये शख्स अपने नाम से सबसे ज़्यादा इश्क करता है। ऐसा ना हो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तरीके से डील करो उसे। खून का रिश्ता है, कहीं ना कहीं जोश मार लेता है। इट्स जस्ट अ क्लू। वह सर हिलाते हुए इसका मकसद समझ गई थी। शबीर इसको जाते हुए देख रहा था। अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। आपको क्या हुआ है माओ? कितनी बार का है अपना ख्याल रखा करें। आर्यन का गुस्से से बुरा हाल था। रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर पहले वो घर आया था। आते ही आयशा बेगम की तबीयत की नासाजी का पता चल गया। मुझे कुछ नहीं हुआ आर्यन, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मामा, आप तो चुप करें। आप तो बिल्कुल भी अपना परवाह नहीं करती। वो कहाँ इसके गुस्से में आने वाला था। इसका बस नहीं चल रहा था कुछ कर बैठे। वह कर भी लेता अगर इस वक्त आयशा बेगम ठीक नहीं होती। देख लो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह बेड के जंगले से कमर लगाकर बैठी थी। इनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक लग रही थी।
इसके डॉक्टर्स ने इसको जितनी दवाइयाँ दी थी, इनका टाइम 2 हफ्ते पहले पूरा हुआ था। डॉक्टर्स के साथ इनका चेकअप 15 दिन पहले का था, मगर फिर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो वक्त पर डॉक्टर से रजू नहीं कर पाई। इसलिए वो इस 15 दिनों तक बगैर दवाई के रहीं और इसका नतीजा ये निकला था कि उनको कुछ देर पहले सीने में शदीद दर्द की तकलीफ दरपेश आई थी, जिसकी एक वजह तो प्रॉपर रेस्ट लेना भी नहीं था। आर्या ने इनको तिरछी आंखों से देखा। इसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी माँ सच कह रही है। आप अभी बैठी क्यों हैं? इस तरह लेट जाए और रेस्ट करें। तुम तो कुछ ख्याल कर लो, मैं बेड पर 2 घंटों से पड़ी हूँ। कुछ खाने का तो पूछो मुझसे, या फिर अगर कुछ खाए लिटाना है तो बताओ, मैं सो जाती हूँ। कहाँ मर गए हैं ये इतने सर्वेंट जो आप अभी तक बगैर खाए बैठी हैं? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जानते हो हम दोनों डिनर साथ करते हैं। मामा कभी कभार मैं लेट हो जाता हूँ, मेरा वेट मत किया कीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो इनके साथ बेड पर बैठ गया। मुझे कुछ नहीं होता, देख लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा कहाँ हैं? वो आए थे आपसे मिलने के लिए। उसकी पेशानी की नसें उभरने लगी। वो आए थे तुम्हारे आने से पहले, पर इनको कुछ काम था इसलिए कुछ देर पहले चले गए। मैंने बाबा जैसे केयरलेस इंसान नहीं देखा जो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करते हैं। नफरत हो जाती है कभी कभार मुझे इनसे। वो अपने दोनों हाथों का आयशा बेगम के हाथों पर रखने लगा। इतना गुस्सा कहाँ से लाते हो आर्यन? जाओ खुद को देख लो कितने बुरे लग रहे हो। मामा आपको मजाक सूझ रहा है। मैं उसके मजाक करने पर चिढ़ने लगा। आर्यन सच में कभी कभार हैरान हो जाती हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी पोजेसिवनेस कहाँ से आए? और ये गुस्सा, मुझे तो बिल्कुल शक होता है कि तुम हमारे बेटे हो कि नहीं, क्योंकि ना तो इतना गुस्सा मेरे अंदर है और ना ही तुम्हारे बाबा में। मामा आप मेरा गुस्सा ना देखें तो बेहतर होगा। अभी मैं आपका केयर कर रहा हूँ, यही मेरा अंदाज है। मुझे हर चीज़ में सॉलिडनेस चाहिए, वो मोहब्बत हो या नफ़रत। नफ़रत मैं आपसे कर नहीं सकता और मोहब्बत खुद से ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर नहीं कहिएगा कि कभी मैं आपका बेटा नहीं हूँ। उसकी नीली आंखें इसके जज्बातों की गवाही दे रही थी, जो आज हर पर्दे से आज़ाद थी, जो आज ये वाज़े कर रहे थे कि वो कितना शिद्दत रखता है अपने अपने से जुड़े हर रिश्ते के बारे में। अगर ये शख्स अपनी माँ से इतनी मोहब्बत कर सकता है, तो सोचने ये अपनी मोहब्बत के साथ किस हद तक जाएगा। ये सोच आयशा बेगम के दिमाग ने सोच लिया था, मगर इसको ज़बान तक नहीं लाया था। आप कहाँ गुम हैं? आए डिनर करते। मैं इनको हाथ से पकड़कर उठाने में मदद करने लगा। कल तक आपकी फ़्लाइट रेडी हो जाएगी, आप ही रेडी रहें, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। वो कोर्ट नोटिफिकेशन, इसका क्या बना? ऐसा ना हो इस बार फिर वापस आ जाए। डोंट वरी मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस रेडी रहें, कल तक हम जाएंगे। लेकिन नुमान ने तो कहा था कि इसमें वक्त लग सकता है। आप छोड़े इनको, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे काम में टाइम नहीं लगेगा। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा सर्विस फास्ट जा रहा है। मामा, वो इसकी बात पर हंसने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों भी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। टेबल पर इनके बैठने की थोड़ी देर बाद खाना लगा दिया गया और वो दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ साथ खाना भी खा रहे थे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब देख मैं क्या करती हूँ इडियट। वो फ्रंट मिरर से अपना पीछा करने वाली गाड़ी के साथ सोचों में आज फिर मुखातिब हुई थी। 1 महीने से यही गाड़ी इसका पीछा कर रही थी। कुछ दिनों के लिए तो ये गायब हो गई थी, मगर आज फिर नमूदार हो गई। वो सामने रोड साइड पर कुछ मुनासिब जगह तलाश कर रही थी ताकि वो वहाँ पर रुक जाए। सामने एक बहुत बड़ा मॉल आने वाला था, जो कि अभी उससे काफ़ी फासले पे था, मगर बिल्डिंग ऊंचा होने की वजह से दूर से अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें इसको देखकर चमकने लगी। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, एक ऐसा राजदाराना मुस्कुराहट जिसके पीछे इसको सोचों के ताने बाने जुड़ रहे थे। उसने मिरर से देखा, वो गाड़ी थोड़े फासले पर उसे फॉलो कर रही थी। गाड़ी को रोड साइड पर पार्क करने के लिए वो ब्रेक लगा दी। अपने बैग और मोबाइल को साथ में सीट से उठाए वो अंदर मॉल की तरफ चली गई। इसके रुकने से गाड़ी भी वहाँ पर पार्क हो गई। उस आदमी की आंखें बगैर मॉल के एंट्रेंस एरिया पर थीं। हमारे वापस मॉल से बाहर निकलने लगी थी। गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने भी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसने फ्रंट वाली सीट से कुछ उठाया जो वहाँ पर एक बॉक्स में पड़ा था और गाड़ी को सामने से खोल लिया। इसके हाथ में प्लास्टिक जैसा कोई चीज़ था। उसने गाड़ी के आगे वाले हिस्से से कुछ तारों को इससे काट लिया और दोबारा से वापस अंदर मॉल में चली गई थी। 10 मिनट गुजर रहे थे, फिर 10 से 20 हो गए और वो बाहर नहीं निकली। पीछा करने वाली गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने भी बैक सीट से कमर लगा दी। कुछ देर में एक और गाड़ी गार्ड्स में इस जगह पर खड़ी हो गई जहां हमाल की पहली गाड़ी खड़ी थी। वो शख्स अब इसे गौर से देख रहा था। इसका सारा ध्यान सामने की तरफ था। अचानक कोई पीछे से दरवाज़ा खोल के कार में बैठ गया। कार डोर के बंद होने की वजह से वो आदमी टेढ़ी आंखों से पीछे की तरफ देख रहा था, मगर इसका सर सामने डायरेक्शन में था। वो शख्स अपने शर्ट के नीचे से गन निकालकर डायरेक्ट पीछे टर्न करके गन को दोनों हाथों से तान चुका था। पीछे हमायल आराम से बैठी थी। इसका गन तानना इस पर कोई असर नहीं कर गया था, अलबत्ता गन तानने वाला शख्स हैरत में ज़रूर हो गया था।
हमारे दोबारा मॉल से बाहर निकलकर गाड़ी के पावर सिस्टम के तारों को काट चुकी थी और अपने गार्ड्स को कॉल करके दूसरी गाड़ी लाने का भी कह चुकी थी। असल मकसद गार्ड को लाने का यही था कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाएं और वो आ भी गए थे। जैसे कि उसने कहा था वो अंदर शॉपिंग कर रही है, आप लोग वहीं पर ही वेट करें। इनके गार्ड्स वहीं पर खड़े इसका वेट कर रहे थे। हमारे मॉल के बैक साइड से आकर इसी गाड़ी में बैठ गई थी जो इतने दिनों से इसका पीछा कर रही थी। वो पहले से अपने प्लान को तरतीब दे चुकी थी। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स कभी इसको देता तो कभी अपनी गन को। वैसे ज़ाहिर कह रही थी जैसे कोई मुजस्मा हो। इसके चेहरे पर किसी भी एक्सप्रेशन को देख पाना मुश्किल लग रहा था। क्या हुआ? आप तो मेरा पीछा कर रहे थे इतने दिनों से, तो बस अब ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? हमारी बीवी इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो जन्मों से इसकी कोलीग रह गया हो। आप उतर जाएं गाड़ी से वरना मैं शूट कर लूँगा। ओह रियली? वो आदमी बात करना भी भूल गया। वो वही कह रहा था जिसे सुन के हमाइल को मजाक लगा। मैं सच में शूट कर लूँगा? आपको मजाक लग रहा है? वो गन को लोड कर चुका था। उसने संजीदा मूड ऑन कर लिया था। अपना मुंह बंद करो और सीधा मुझे उस शख्स के पास ले चलो जिसने तुम्हें ये सब करने का कहा है, वरना। वो रुकने लगी। वरना क्या? आप क्या समझती हैं मैं आपसे डर जाऊंगा? शायद आप भूल रही हैं इस वक्त आप मेरे निशाने पर हैं। तुम एक नंबर के गधे हो। वो अपने मुंह पर सोचने वाले अंदाज में हाथ रखने लगी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि अगर तुमने मुझे मारना होता तो तुम मार चुके होते? लेकिन तुम्हारा काम ये नहीं है, और जो है वो सिर्फ मुझे फॉलो करके मेरे हर कदम की खबर आपको आगे फॉरवर्ड करना है। इससे बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक इशारा करना पड़ेगा और फिर तुम्हारे ऊपर पहुँचाने में भी रोक नहीं सकती तुमको। यकीन नहीं आता तो सामने इस कार्ड्स को देखो और ख़ुद को। शायद तुम्हें फैसला करने में फिर आसानी हो। बाद में प्रोफेशनल तौर पर यह सब कुछ गुंडागर्दी वगैरह का लग ही नहीं रहा था, वरना इसके काम में इतना रफनेस नहीं होता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए हमाइल अपना वार कर गई। देखिए मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो गन को नीचे करने लगा था। मैं वो नहीं हूँ जो रोज़ आपका पीछा करता है। वो मेरा भाई है। आज उसने अपनी जगह मुझे भेजा है और आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको मार भी नहीं सकता क्योंकि हम सिर्फ आपके आने जाने की खबर देते हैं। आप गाड़ी से उतर जाएं। अगर भाई को हुआ कि इसका काम सही से नहीं किया तो वो मेरी खैर नहीं है। आप नहीं जानती मेरे भाई को, वो एक नंबर का ज़ालिम इंसान है। तुम्हारा भाई क्या काम करता है? मैम जी वो हर काम पैसे से करता है। किसी का पीछा करना हो, किडनैप करना या किसी को मारना भी हो। आज पहली बार तुम आए हो? नहीं मैम, उस रोज़ भी मैं था जब आप रश में गुम हो गई थी मुझसे। आज मैं दूसरी बार आया हूँ क्योंकि मेरा भाई किसी और काम को करने गया है और तुम्हारा भाई रोज़ मुझे फ़ॉलो कर रहा है उस दिन के बाद। जी मैडम, वो इन कामों में इतना शातिर है कि दूसरे शख्स को ये पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब है वो रोज़ मेरा पीछा कर रहा था मगर मैं इसको देख नहीं सकती थी। वो खुद से कहने लगी, तुम ऐसा करो, मुझे इस शख्स के पास ले जाओ जिसने तुम्हारे भाई और तुम्हें इन सबको करने के लिए कहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। वो आदमी उसको देखने लगा। यानी कि ये पहली मछली है जो खुद जाल में फंस जाना चाहती है। मैम, आपसे एक बात पूछूं? वो इसको इजाज़त दिए बगैर देखने लगी। यानी कि ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। मैम मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरा यकीन करें। इसकी आंखों का वो खामोश जवाब इतना तेज़ था कि वो अपनी सफाई देने लगा था। बोलो क्या कहना है? आप क्यों इस शख्स के पास जाना चाहती हूँ ये जो इस सब को करने का वो हमें कह रहा है? तुम अपनी फ़िक्र करो। तुम्हारा भाई तुम्हें भी मार डालेगा अगर इसको तुम्हारे इस नॉन सीरियस अंदाज का पता चल गया। तुम जो हो वही रहो या फिर वो बनो जो बनना चाहते हो। मुझे सीधा इस शख्स के पास ले चलो। जब तक मैं ना पूछूं और कोई बात नहीं होगी। सर, आरियाना अरसलान आया है। आप आ जाएं, वो आपका वेट कर रहा है। कहाँ बिठाया है आप लोगों ने? सर आपने मीटिंग का कहा था इसलिए वो भी मीटिंग रूम में। ओके, आ चलते हैं। शहराज अहमद के ऑफिस में आज पहली बार आरियाना आया था। दोनों की बात पहले फ़ोन पर हुई थी। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के नाम लिख दिए गए थे। इनमें सिलेक्शन आज की मीटिंग में होने वाली थी क्योंकि इन चुने हुए लोगों में हज़ारों के नाम दर्ज थे और ये नाम मुल्क की काबिल तरीन हस्तियों के थे जो अपनी बदौलत एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का एक सुनहरा मौका इनको दे रहे थे। यकीनन आने वाले वक्तों में इन सब हिस्सा लेने वालों के लिए ये एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड की तरह साबित होने वाला था। आर्यन टेबल के इर्द गिर्द एक चेयर पर बैठा था, हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर होकर अपने हाथ में पहने ब्लैक ब्रेसलेट के मोतियों को घुमा रहा था। वो बस अभी आया हुआ था। पूरी बिल्डिंग की तरह मीटिंग रूम भी ग्रे और वाइट कलर की खूबसूरत सीलिंग के प्रिंट फर्निश्ड में था। इसके साथ साथ फर्नीचर भी काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन का था। मज़ीद अट्रैक्टिवनेस के लिए कहीं ना कहीं पर ग्रीन प्लांट्स को प्लांट कर दिया गया था। वहाँ का माहौल ऐसा था जो मूड को खुशगवार बनाने के लिए काफ़ी पुरअसर मालूम हो रहा था। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुल गया था। शहराज अहमद अंदर आ गया था। इसको देखते आर्यान भी खड़ा हो गया था। शहराज हमेशा की तरह ब्लू कलर के 3 पीस फॉर्मल सूट में मलबूस था।
सॉरी यंग मैन, आपको वेट करना पड़ा, वो इससे हाथ मिलाते हुए कहने लगा। आर्यन ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफा किया था। दोनों आमने सामने बैठ गए थे। वहां पर पहले से एक शख्स प्रोजेक्टर के साथ बैठा हुआ था। सब सेटअप हो गया था, बस शराज के इशारे का इंतजार रहता था। तो क्या ख्याल है आपका मिस्टर आर्यन, शुरू करें हम अपनी मीटिंग? यस ऑफ कोर्स, हमें शुरू करना चाहिए। शराज ने गैर जानिबदाराना मुस्कुराहट के साथ सामने बैठे हुए शख्स को इशारा किया जो प्रोजेक्टर के साथ बैठा था। रिमोट से रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया और सामने दीवार पर सब कुछ जाहिर होने लगा। एक प्रेजेंटेशन की सूरत में दोनों की चेयर सामने की तरफ मुड़ गए थे। वो प्रोजेक्टर के साथ थोड़ा करीब बैठा था, इसलिए इसकी रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे इसके ब्लैक लेंस का पता लग रहा था। आधे घंटे में सब कुछ इन दोनों के दरमियान तय हो गया था। मिस्टर शरैस, आपका सब कुछ परफेक्ट है, पर मुझे इस एक चीज़ की टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? यही कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और हमने साइंस भी कर दिए कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो कि आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट दुबई के लॉज के तहत प्रोटेक्टेड है। अगर बाद में कोई मसला पेश हुआ तो हम खुद को क्लेम नहीं कर पाएंगे। इट्स सिंपल, ज़्यादा सपोर्ट इनके साथ होगा। कोर्ट का वो जिस कंट्री का सिविलियन है, हम दोनों जानते हैं इनमें 40% इन्वेस्टमेंट दुबई इन्वेस्टर्स का है, जो कि हम दोनों के पार्टनरशिप से 20% कम है। अगर मेजर पार्टनरशिप भी दुबई के इन्वेस्टर्स की रही और इस प्रोजेक्ट को दुबई के लॉ से भी प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, तो हमारा तो रूल सेकंड से भी गिर जाएगा। हमें कुछ भी करके इसको पाकिस्तानी लॉ से प्रोटेक्ट करना होगा, ऐसा ना हो हम बाद में कुछ भी नहीं कर पाए। ये कैसे मुमकिन है आर्यन? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं, अब तो बहुत मुश्किल होगा। इसको हमने पहले सोचना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं, पर तेरा दुरुस्त है। हमें अभी करना चाहिए। वैसे भी रिग्रेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी नज़र में अगर कोई केपेबल कॉर्पोरेट लॉयर है तो हमें इनको हायर कर लेना चाहिए। मेरा एक लॉयर है, पहले इसको देखना पड़ेगा। ओके मिस्टर शराज, आप देखिए, और अगर आपसे ना हो तो मुझे कह दे। आई विल डू माई बेस्ट। व्हाई नॉट? आई थिंक अब सबको कुछ क्लियर हो गया। अब आप बताएं क्या लेंगे? मिस्टर मारियन, ये हमारे पार्टनरशिप का एक छोटा सा ट्रीट होगा, चाहे सिर्फ चाय क्यों ना हो। मतलब अगर चाय हो जाए तो इससे बेहतर नो ट्रीट। वह मुस्कुराते हुए शहराज की ऑफर को एक्सपेक्ट करने लगा था। मीटिंग रूम में दोबारा से रोशनी फैल गई। सारी लाइट्स ऑन हो गए। वो दोनों भी वहाँ से वीआईपी लाउंज में आ गए थे। दोनों एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गए। एक बात पूछूं मिस्टर आर्यन? उसकी आंखें भी उसकी जबान की तरह सवाल कर रही थी। एक लम्हे के लिए आर्यन इसको देखने लगा। जी कहिए। क्या उस्मान अरसलान जानता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? इसका सवाल खैर मुतवक्किल था, मगर आर्यन ने भी महारत से अपनी हैरत को छुपा लिया। यानी कि वो भी इसके बारे में जानता है। पार्टी बराबर की हो रही थी। नहीं जानते। वैसे भी मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। कुछ देर बाद वो बोल पड़ा। अच्छी बात है अपने फैसले लेना, मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो इसके बाद का हल्का सा मुस्कुराने लगा। जवाब देने में वक्फा करने लगा। मिस्टर शराज, ये तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपका मसला नहीं है? और क्या होगा अगर आपकी बेटी को पता चल गया? आप मेरी बेटी के बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। जो फैसला मैं करूं और वो लायम हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब है वो जानती है कि आपका प्रोजेक्ट मेरे साथ हो रहा है और हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन गए। पता ये है कि कंबाइंड प्रोजेक्ट हो रहा है, ये नहीं कि आपके साथ हो रहा है। बात तो एक ही हुई शराज साहब। बात एक नहीं हुई आर्यन, तब होती जब वो किसी और के मुंह से इस बारे में जान ले। अगर मैं बताऊं तो सवाल ही नहीं करेगी, जैसे मैं नहीं करता इसके फैसलों पर। शराज साहब, आप बात करें इससे, वो इस बार कुछ अलग बिहेव करेगी। शहराज अपनी आंखों को सुकेड़ने लगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कम ऑन मिस्टर शहराज, हम कज़न हैं, इतना तो कॉमन होगा कुछ भी हमें। अब उसको क्या बताता कि तुम्हारी बेटी को 2 मुलाकातों में कुछ हद तक तो जान गया हूँ। और अगर ऐसा ना हुआ तो बगैर कोई रेस्पॉन्स के लिए कुछ नहीं कहें तो हो सकता है मैं गलत हूँ। उसकी साफ गोई पर वो मुस्कुराने लगा। इसको इस शख्स की बातें अच्छी लगी थी। आर्यन, आप अच्छी अच्छी बातें करते हो। अगर कभी फैसला कर पाओ तो ज़रूर आना हमारे घर। मेरी बीवी तुम्हें देखकर शायद थोड़ा पुरसकून हो जाए। वो खुश दिली से इसको दावत देने लगा। वाई नॉट? अगर टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगा। वैसे भी आप लोगों से तो मुझे मिलना था, बेहतर होगा जल्दी मिलूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बात का क्या मतलब? शराज नासमझी से पूछने लगा। मे बी इट्स अ सरप्राइज। वो भी मायने खेजी से स्माइल करने लगा। देखते हैं क्या है तुम्हारा सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब, वो किसी काम से गया है, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मुझसे कॉल मिलने आया है। बाद में उसकी तरफ घूमने लगा। ब्राउन रंग की शलवार कमीज में वो शख्स मलबूस था। उसके साथ उसने स्याह पेशावरी चप्पल पहन रखे थे और चेहरे पर क्लीन शेव था। खेत के किनारों पर एक चारपाई बिछी हुई थी। इर्द गिर्द सब्जा उगा था। चारपाई पर नरम तोशक और बड़े बड़े तकिए पड़े थे, जैसे इस गांव का रवाज था। वहां पर इस हिसाब से सब कुछ सेटअप हो गया था।
तुमसे पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? कौन आया है? साहब मैं नहीं जानता, आप आए खुद देख लें। कहाँ पर है? वो बैठक में है। टेढ़ी नज़रों से उसने उस शख्स को देखा और बैठक में चला गया। वहाँ वो टेबल के सामने खड़ी थी जिस पर बहुत सारी तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई थी। उसकी कमर उस तरफ थी जहाँ पर अभी वो शख्स आया था। आप मुझसे मिलना चाहती थी? उसकी आवाज़ पर वो चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। मिलना तो आप चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आऊँ। एडवोकेट आप आई हैं? मुझे हैरत हो रही है। वो इसको देखकर हंसने लगा। देख लो मैं आई हूँ। वो एक सोफे पर बैठ गई, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे ये इसकी माँ का घर हो। मैंने सोचा नहीं था आप ऐसा भी कर सकती हैं। वैसे भी हर रोज़ तो सुनते हैं आपके बारे में टीवी पर। आप गलत कह रहे हैं, टीवी पर नहीं, अपने गुंडों से। वो इसकी बात पर कहकहा लगाने लगा। वैसे आप भी कम नहीं है, खुद शिकार होने के लिए आ गई। मैंने तो सोचा था जिसको पीछा करवाने के लिए भेजा है वो सिर्फ गधा है, पर यहाँ तो आप भी कम नहीं है। वो शख्स इसके चेहरे को घूरने लगा था। उसने जवाब नहीं दिया। किस लिए आई हो? थोड़ी देर बाद वो पूछने लगा। मैं सीधी बात करूंगी, घुमा फिरा कर इसका वक्त भी ज़ाया नहीं करूंगी और अपना भी नहीं ज़ाया करना चाहती। यहाँ तक सिर्फ इसलिए आई हूँ, बस जानना चाहती हूँ क्यों आप मेरा पीछा करवा रहे हैं। मैं इतना तो मुझ में अकल है कि आपका मकसद मुझे मरवाना नहीं है। आप अच्छी खासी समझदार लग रही हैं। बताएं आप क्या लेगी? नहीं शुक्रिया, आप मुझे जल्दी फारग कर दे तो बेहतर होगा। लगता है आपको बहुत जल्दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी एडवोकेट, वरना आप मर चुकी होती। मैं सब जानना चाहती हूँ। इसके चेहरे पर गैर मुतसलसल संजीदगी ने क़याम कर लिया था। ठीक है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मेरा नाम निसार है। मैं इस लड़की का बड़ा भाई हूँ जो उस्मान ने अपने तशद्दुद से मारा था। वो अपने बैठने के लिए स्टाइल को बदल चुका था। बात करते हुए उसे बेचैनी हो रही थी। मेरे बाप का एक भाई था। वो उस्मान की हवेली में आज से 22 साल पहले काम करता था। मेरा चचा और बाप एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन मेरे चचा के अपने बच्चे नहीं थे। मेरा जब छोटा भाई पैदा हुआ तो मेरे बाप को मेरे चचा और चची ने बेचैनी मज़ीद देखी नहीं गई, इसलिए मेरे भाई को उनके हवाले कर दिया। वो बड़ा हो रहा था, इसको ज़रा सा शक भी नहीं हुआ कि कहीं से ये मेरे चचा चची इसके माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि वो इससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन दिनों हमारे घर में कुछ मसला पेश आया, इसलिए हमें वहाँ से जाना पड़ा। पीछे रह गए मेरे चचा चची और मेरा भाई। हमें इल्म नहीं था कि वापस आते ही हम पर क़यामत टूटेगी। मैंने अपनी आंखों से अपने ख़ानदान को ज़रा ज़रा बिखेरते देखा, और ये सब तुम्हारे उस दादा की वजह से हुआ है। टेबल पर पड़े कांच के ग्लास को उसने ज़ोर से ज़मीन पर फेंका और चीखने लगा। तुम जानती हो एडवोकेट, मेरे ख़ानदान में अभी सिर्फ मेरी चची रह गई है। मेरा बाप भाई को बचाते बचाते एक रोज़ उस्मान के गुंडों के हत्थे चढ़ गया। मेरी माँ और मेरी चचा ने भाई और शौहर की मौत के गम को अपने साथ ले गए हमेशा के लिए। मेरी चची ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो अपने हवास खो चुकी है, और इस सब ने मेरे अंदर इतना आग भरा है कि दिल करता है उस्मान अरसलान के नाम को भी मिटा डालूं। वो इसके करीब होकर कहने लगा। इसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। इसके चेहरे से इंतकाम की वहशत टपक रही थी। फिर जानती हो क्या हुआ वकील साहबा? मैंने कुछ महीने पहले उस्मान के बारे में सब कुछ निकलवा लिया। पहले तो सोचा आपको टारगेट बनाऊं, मगर आपकी नसीब अच्छी निकली, क्योंकि उससे उस्मान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो तब तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं था। दूसरे नंबर पर आर्यन था इसका पोता। वो तो मेरी औकात से बाहर था, इसलिए उससे लड़ना ऐसा था कि अपने सुराग का पता खुद इसको दिखाना। वो मुझे चूंटी की तरह मसल सकता था, इसलिए इस टारगेट को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं चुप हो गया, लेकिन उस वक्त उस्मान के खिलाफ मीडिया पर मैंने सुन लिया, और तब मैंने आपको इसके खिलाफ खड़ा देख लिया। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो मैंने भी टेढ़ी कर दी। और मेरा प्लान अब यह है कि अगर तुम इस केस को जीत लो तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे आपको मारकर इसका सारा इल्ज़ाम उस्मान पर लगाना होगा। लोग कहेंगे कि उस्मान ने केस हारने की सूरत में अपने वकील पर जानी हमला कर दिया, मगर इस बार उसने कुछ भी नहीं किया होगा, और इसके गवाह हम दोनों होंगे। वो आखिर में हंसने लगा। कैसा लगा मेरा प्लान वकील साहिबा? वो वापस अपनी जगह पर सोफे पर बैठ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपने मुझे मारना ही है तो इस केस को जीतने की कोई लॉजिक नहीं बनती। आप अपना प्लान आप अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा करना है कि इसकी आखिरी सांसें भी सुलाखों के पीछे निकलें। कहीं ना कहीं केस हारने के बाद तो वो निकल आएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया जाए पूरी तैयारी के साथ तो इसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ऊपर से एक और मसालेदार खबर के साथ कि मरहुमा एडवोकेट हमायत मारूफ उस्मान की पोती निकली, जिसने इसका कत्ल कर दिया। रिश्ते में इसका दादा निकला। मुझे तो सुकून मिल रहा है सोचकर भी। वो ऊपर खला में देखने लगा, जैसे इसमें कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। आपसे एक बात कहूँ मिस्टर निसार, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको घूरने लगा। आपके साथ उसने जो किया, शायद अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, मगर मुझे अच्छा लगा कि आप उसको सज़ा कानून के अंदाज में देने का सोच रहे हैं, क्योंकि मार तो आप भी सकते हैं, ये बात तो मैं भी जान गई हूँ।
तुम जैसी लड़की को मैंने पहली बार देखा जो जान से मारने की धमकी के बाद भी आराम से बैठी है। अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो आपके सामने बैठने की भी हिम्मत कर सकती हूँ। पता नहीं एडवोकेट, मेरा दिल आपको मारने का नहीं कर रहा, मगर मुझे करना पड़ेगा। मैं भी अपने अंदर के इंतकाम से मजबूर हूँ। खैर, मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे वो मौत हो या ज़िंदगी। अभी मुझे मेरे केस के ऐनी गवाह मिल गए हैं। आप मेरा साथ देंगे ताकि मैं उस्मान अरसलान को वहाँ पर पहुँचा सकूँ जहाँ पर आप उसे देखना चाहते हैं। आप इस बारे में सोच लें, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। वो उठने लगी थी। अगर आपको मेरे मारने की मंसूबा बनाने से फुर्सत मिले तो मुझे कांटेक्ट करें, ये मेरा कार्ड है। चमक रही थी नज़र में शोलगी की लाली, हवा के रुख में जमी थी अज़म की वो जाली। कदम थे खामोश मगर ज़मीं हिलाने वाले, वो कोहर के अंधेरे में दीप जलाने वाले। हरीफ सामने था मगर निगाहें जरी, किसी तूफान की जद में भी रही सबूरी खड़ी। हवा में गूंज रही थी एक बेसदा ललकार, न झुकने की जिद न हार का कोई इकरार। वो एक पल जबकि दुनिया की सांस थम सी गई, नज़र मिली तो दुश्मन की आंख नम सी गई। ये खौफ था या जीत की खामोश आहट, या फिर शिकस्त खुर्दा ज़मीर की कोई सरगोशी। वो चल पड़ी तो राह में कांटे भी सर झुका गए, जो आग थी वो चिंगारियों को भी बुझा गए। ये जीत इसकी नहीं, हौसले की बात की। ये जंग आँखों की नहीं, दिल की बात थी।